ऋचा शर्मा जी, सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बयान बहुत वायरल हो रहा है मंगलसूत्र को लेके। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जैसा कि मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि वो लोगों को ना एक नया स्तर देते हैं हर बार कि मैं और कितना आगे मुझे जाना है और कितना आगे मुझे किस हद तक पहुंचना है, किस तरह से मुझे जैसे उनके भाषणों में आप कभी भी मुद्दे नहीं सुनोगे, आप बेरोजगारी की बातें नहीं सुनोगे, आप नहीं सुनोगे कि देश में कितनी महंगाई हो चुकी है, किस तरह से लोग इतने इनसिक्योर हो चुके हैं कि आज स्टूडेंट से लेकर जो एक पढ़ा लिखा इंसान है वो आत्महत्या कर रहा है क्योंकि स्टूडेंट्स के पास एक सिक्योरिटी नहीं है और जो बेरोजगार है उसके पास भी एक सिक्योरिटी नहीं है। मंगलसूत्र की बातें जो मोदी जी करते हैं, मैं उनसे पहले तो ये पूछना चाहती हूँ कि वो मंगलसूत्र के बारे में बातें कर रहे हैं जिन्होंने खुद अपने बीवी के मंगलसूत्र की लाज नहीं रखी। वो इंसान जो अपने एक बिना किसी सिद्धांत के पावर हथियाने के लिए अपनी दाम्पत्य जीवन से अपनी बीवी को छोड़ के भाग निकला, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इंसान इतना सेल्फिश है कि उसको जिस इंसान को जिस औरत को वो ब्याह कर लेकर आए थे, जिनके साथ उन्होंने वचन दिए होंगे, हिंदू रीति रिवाज से उनकी शादी हुई होगी, उन्होंने साथ निभाने का वचन दिया होगा, जो उनकी ब्याहता पत्नी है उनको छोड़ के वो भाग जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको सत्ता हथियानी है। तो वो इंसान मंगलसूत्र की बातें करता है। वन, दूसरी चीज, पुलवामा में जो इतने शहीद हुए हैं, क्या कभी उन्होंने उनकी बेवाओं की मंगलसूत्र के बारे में सोचा है? 2002 में जब रॉयट्स हुए थे और गुजरात पूरा जल रहा था, तब क्या वहाँ उन औरतों के बारे में उन्होंने कभी सोचा था? क्या उन औरतों के बारे में, उन इनोसेंट औरतों के बारे में, बच्चों के बारे में क्या आपने कभी कोई बयान दिया था? क्या इस देश में जब दंगे होते हैं और कभी जय श्री राम के नारे पर, कभी काउ स्लॉटरिंग के नाम पर सड़क पे किसी को भी उठा के मार दिया जाता है, क्या उनकी बीवियों के बारे में आपने कभी सोचा है? आप संपत्ति की बातें करते हैं। 70 साल में आज तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, उन्होंने अपने भाषण में मुद्दों की बातें करी हैं, ऑपोजिशन को गिराने की बातें नहीं करी, ऑपोजिशन के साथ उनको नीचा स्तर पे गिराने की बातें नहीं करने के लिए किसी भी अपने खुद के स्तर को नहीं गिराया है, उन्होंने इस तरह की बातें नहीं करी। रही बात इस बात की कि आप ये कहते हैं कि कांग्रेस आपके घर में एक्सरे मशीन लगा देगा और आपके घरों के गहने ढूंढना शुरू कर देगा और वो लेकर चला जाएगा। तो मोदी जी, गहने ऑलरेडी बिक चुके हैं 2014 के बाद। लोगों के पास गहने अब बचे नहीं हैं। या तो अपना घर चलाने के लिए इस देश की औरतें वो गहने गिरवी रखकर आ गई हैं, या फिर वो उनके गहने वो बेच चुकी हैं क्योंकि उनको अपना घर चलाना है। लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, तो कुछ बचा नहीं है, तो दूसरी ऑपोजिशन पार्टी क्या उनके गहने चुराएगी? मोदी जी ये कह रहे हैं कि सब कुछ इकट्ठा करके घुसपैठियों को दे देंगे जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। ये जो एक टर्म उन्होंने यूज़ करी है ना, घुसपैठिए, मैं फिर से ये बात कहूंगी। अच्छा, इन्होंने जो इतना बड़ा बयान में बोला है जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, किसकी तरफ टारगेट किया है? मैं आपको वही बोल रही हूँ, जो इन्होंने मुसलमानों के लिए जो ये टर्म पैदा करी है ना, घुसपैठिए, अभी तक वो इस स्तर तक नहीं गिरे थे। वो पीछे से टारगेट करते थे मुसलमानों को, या वो अपने लोग भेजते थे मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, वो डायरेक्ट टारगेट नहीं करते थे। लेकिन आज मोदी जी इतने बौखला गए हैं हार के डर से कि आज उन्होंने मुसलमानों को सीधे सीधे फ्रंट पे लेकर उनको घुसपैठिया बोला। उन्होंने ये बोला कि वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। मोदी जी के तो खुद 5 भाई बहन हैं और वो ये बातें कर रहे हैं कि वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। वो परिवारवाद की बातें करते हैं। अमित शाह का बेटा जो बीसीसीआई में, जिसको एक क्रिकेट का ABCD भी नहीं आता, वो बैठा हुआ है बीसीसीआई का हेड बनकर, उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। वहाँ परिवारवाद नहीं है। ये जो प्रज्वल अभी यहाँ से निकला है, क्या वो परिवारवाद का अंश नहीं है? जिन लोगों को वो कांग्रेस से लेकर आ रहे हैं, सिंधिया जैसे लोगों को, क्या वो परिवार का अंश नहीं है? और
आप मुझे एक बात बताइए, आप कहते हैं कि कांग्रेस के जो लोग हैं, अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वो आपकी मंगलसूत्र छीन लेगी, वो आपके गहने छीन लेगी, वो आपकी प्रॉपर्टी छीन लेगी। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि वो छीन के किसको देंगी? ये देश, मैं शुरू से कहती आई हूँ, ये देश हर उस इंसान का है जो यहाँ पे पैदा हुआ, जो यहाँ पे पला बड़ा, वो चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है या ईसाई है। इस देश पर सबका समान अधिकार है, इक्वल अधिकार है, और इस बात की इजाजत इस देश का संविधान देता है। तो तुम कौन हो? इस बयान से प्रधानमंत्री जी क्या दर्शाना चाह रहे हैं, मतलब जनता से क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, राम मंदिर का मुद्दा तो अब खत्म हो गया है, क्योंकि वो तो बन गया है ना। अब मतलब मुद्दे ढूंढ रहे हैं वो बेसिकली जो वो एक नारा लेकर आए थे ना, हिंदू राष्ट्र का, बेसिकली ये उसकी तैयारी हो रही है। अच्छा। आपके मनों में इतनी नफरत भर दी जाएगी मुसलमानों के खिलाफ कि इस देश का बच्चा बच्चा आपस में लड़ मरेगा, सिर्फ हिंदू मुसलमान करके। और जब वो लड़ मरेगा ना, तो उसके बाद जब गरीब आदमी मर जाएगा, मिडिल क्लास फैमिली के लोग छोड़ के चले जाएंगे, मुसलमानों को वो यहाँ से बाहर निकाल के खड़ा करेंगे। उसके बाद देश किसका बचेगा? अंबानी और अदानी का, जो उनका परिवार है। अच्छा ऋचा जी, प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी महिलाओं की बात करते हैं, कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ अत्याचार होता नजर आ रहा है। देश में कई ऐसे मुद्दे निकल के आए हैं जिसमें महिलाओं के साथ अत्याचार है। बात करें स्मृति ईरानी जी की, हर मुद्दे पे तो वो आगे सड़क पर बैठ जाती है, पर महिलाओं के लिए सर 2014 के बाद तो मैंने उन्हें सड़क पे देखा ही नहीं आज तक जी। वो सिर्फ निकलती हैं भाषण देने के लिए, जब उन्हें राहुल गांधी के खिलाफ कुछ भी बोलना होता है, जब उन्हें राहुल गांधी के खिलाफ जहर उगलना होता है। और देखिए, आयरनी आप देखिए कि आज तक राहुल गांधी जी ने स्मृति ईरानी जी का नाम भी नहीं लिया, लेकिन उसके बावजूद स्मृति ईरानी जी इतनी ऑब्सेस्ड है राहुल गांधी जी से कि वो लगातार अपने हर भाषण को शुरू ही राहुल गांधी से करती हैं। यहाँ तक वो इतनी गिर चुकी थी, वो बातें करती हैं बहुत बड़ी बड़ी, वो इतनी गिर चुकी थी कि वो राहुल गांधी किसी को वहाँ पर अगर सर हिलाते हैं पार्लियामेंट में या वेव करते हैं, तो वो कहते हैं कि मुझे इशारा कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको स्मृति ईरानी जी, डूब के मर जाना चाहिए आपको कि आप इस देश की बेटियों को, महिलाओं को, आप उनको सुरक्षित नहीं रख पा रही हैं। आप एक महिला हैं, आपको नहीं लगता मंगलसूत्र छिन जाएगा? मैं आपको यही बोल रही हूँ सर, इस देश में पहले ये कहा गया कि हिंदू खतरे में है। जब राम मंदिर बन गया तो उसके बाद एक नया जुमला स्टार्ट हो गया कि अब तुम्हारा मंगलसूत्र खतरे में है। मैं इस बात पे ये कहती हूँ कि मंगलसूत्र आप कहते हैं खतरे में है, पहली बात तो मुसलमान मंगलसूत्र आपका लेके करेगा क्या देंगे वो? इस देश का जो मुसलमान है वो इस देश को उस देश का उतना ही अटूट हिस्सा है जितना कि हिंदू, सिख और ईसाई। अगर इस देश में जो कंट्रीब्यूशन है इस देश को बनाने में, वो अगर हिंदुओं का है तो उतना ही कंट्रीब्यूशन मुसलमान का भी है, उतना ही कंट्रीब्यूशन सिख का भी और ईसाई का भी है। फिर क्यों बार बार मुसलमानों को आप टारगेट करते हैं? आप ना सिर्फ आप टारगेट करते हैं, आप मुसलमानों को घुसपैठिया बोलते हैं, आप उनको ये कहते हैं कि वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। जब एक मुसलमान प्रोग्रेसिव होकर IAS की परीक्षा पास करता है तो आप लोगों के व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजते हैं कि 2015 में इतने मुसलमानों ने IAS की परीक्षाएं पास करी, उसके बाद और थोड़े ज़्यादा मुसलमानों ने करी, अब 2024 में तो इस बार कितने हैं? 53 हैं, 53 मुसलमानों ने IAS की परीक्षाएं पास कर ली हैं। तो एक मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि अब आप देखिए, जो एक सरकार है वो सिर्फ 5 साल के लिए बनती है, IAS ऑफिसर तो सारी जिंदगी के लिए होता है। तो मुसलमान देखो आपके सर पर किस तरह से बैठ रहा है। तो मतलब आप अब उन्हें पढ़ने भी नहीं देंगे? आप क्या मुसलमानों का पढ़ाई पर भी हक नहीं है? पढ़ाई का अधिकार छीन रहे हैं आप। मैं वही आपको बोल रही हूँ, हैट्स ऑफ टू मुस्लिम कम्युनिटी, जो वो लड़कियां हिजाब में रहकर भी इस तरह से पढ़ाई की तरफ ध्यान करके उस लेवल पर पहुंच रही हैं, और आप उनको भी नीचा गिराने में लगे हुए हैं। मैं शत प्रणाम करती हूँ, मैं नमन करती हूँ लड़कियों को। मैं ना सिर्फ आपके ज़रिए कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, मैं सीरियसली आई एम रियली प्राउड ऑफ ऑल दीज विमेन जिन्होंने इस तरह के माहौल में रहकर IAS की परीक्षाएं पास करी और ना सिर्फ और रैंक लाके दिखाया। आपको गर्व होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को तो ट्वीट करना चाहिए था उन लड़कियों को कंग्रेचुलेट करते हुए। कहाँ है स्मृति ईरानी जी?
स्मृति ईरानी जी ने क्यों नहीं कंग्रेचुलेट किया उन लड़कियों को? क्यों आप मुसलमान की लड़कियों को या मुसलमान की औरतों को औरत नहीं मानते, लड़कियां नहीं मानते? कोई ऐसा बयान भी उनका नहीं आया है जो अब तक महिलाओं के साथ अत्याचार हुए हैं अब तक देश में, इस पर कोई बयान भी उनका नहीं आया है। क्या कर रही है वो? बयान मैं हैरान हूँ कि ये आज से नहीं है, 2014 से लेके आज तक इस देश में इतने रेप केसेस हो चुके हैं, इतने वो भी बड़े लेवल पर जो कि इनके खुद के नेताओं ने किया है। स्मृति ईरानी जी ने कब बोला है? क्या एक बार भी वो उन रेसलर्स से मिलने गई? चलिए मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देती हूँ कि वो रेसलर्स गलत थी, उन्होंने गलत इल्जाम लगाया बृजभूषण जी पर आपको नहीं लगता कि उन रेसलर्स से एटलीस्ट एक बार स्मृति ईरानी जी को जाके मिलना चाहिए था? हमारे देश के प्रधानमंत्री को जाके एक बार मिलना चाहिए था, उन्हें श्योरिटी देनी चाहिए थी कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, हम एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बिठाएंगे और अगर साबित हुआ तो हम उसको जेल भेजेंगे। क्या आपने ऐसी कोई टिप्पणी दी? क्या आप उनसे जाकर मिले? वो रोती रही लेकिन क्या आप उनसे मिले? सोनम वांगचुक जो लद्दाख को बचाने के लिए बैठे हुए हैं, क्या आपने अभी तक उस इंसान के लिए एक भी ट्वीट किया है? वो इंसान जो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, और एनवायरनमेंट सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया का सेव नहीं होगा, इस पूरे देश का एनवायरनमेंट सेव होगा। वो इंसान बैठा हुआ है, क्या आपने उनसे एक बार बात करने की कोशिश की? आप दूर क्यों जा रहे हैं? हमारे देश के जो किसान हैं, कभी आपने किसानों से बात करने की कोशिश की? आप कांग्रेस की बातें करते हैं ना, आप कितने भी प्रोटेस्ट उठा के देख लीजिए कांग्रेस के टाइम पर, जब कांग्रेस के टाइम पर प्रोटेस्ट हुआ है ना, इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी जी, जेएनयू में एक प्रोटेस्ट हुआ था, जब वो प्रोटेस्ट हुआ था तो इंदिरा गांधी जी जेएनयू मिलने गई थी स्टूडेंट से। जितने प्रोटेस्ट हुए हैं, आप चाहे दामिनी का प्रोटेस्ट उठा लीजिए, आप चाहे इवन जो अन्ना हजारे प्रोटेस्ट था, क्या उसमें कांग्रेस के लोग नहीं मिले थे जाकर प्रोटेस्ट करने वालों से? क्या आज जो आप ये बोलते हैं कांग्रेस मंगलसूत्र छीन लेगा, मैं मोदी जी से एक सवाल करना चाहती हूँ, मैं मोदी जी से बड़ी क्लियरली एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। मोदी जी, क्या आपके पास सिर्फ ये 3-4 चीज़ें हैं बात करने के लिए? मंगलसूत्र, उसने मच्छी क्यों खाया सावन में, उसने, आपके कहने का मतलब ये है कि मोदी जी जो है देश के मुद्दों पे बात नहीं कर रहे, विपक्ष के लिए खाली आप मुझे बताइए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले 10 सालों में देश के मुद्दों पे बातें नहीं। उन्होंने आज तक जितने भी भाषण वो जहां जाके दे रहे हैं, जाके अगर गुरुद्वारे जाते हैं तो वहां के भेष में आ जाते हैं, बंगाल जाते हैं तो कहते हैं मेरा तो यहाँ से नाता है। मतलब आप कैसी बचकानी बातें करते हो? और क्या ये मुद्दे हैं देश के? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक देश उनका परिवार हाँ, एक ऑपोजिशन का लीडर सावन में मच्छी खा रहा है, क्या ये मुद्दा है देश का? आप सावन को मानते हैं, वो नहीं मानता सावन को। आप अगर कोई, फिर उसके बाद आप कहते हैं मटन खा रहे हैं नवरात्रों में। अरे आप नवरात्रों में को मानते हैं, मैं नवरात्रों को मानती हूँ, हर कोई तो नहीं मानता। या तो पूर्णता पेन कर आप, मैं वही कह रही हूँ, क्या ये मुद्दे हैं देश के? आप मुझे बस इतना बता दीजिए। और फिर जब इन मुद्दों से काम नहीं चला तो आप मंगलसूत्र पे आ गए, आपने सीधा मुसलमानों को टारगेट कर दिया उठा के। क्या आपके पास मुसलमान, हिंदू, आप उनकी हर स्पीच में उठाकर देख लीजिए। और आज आपको एक बात मैं बता दूं, मुसलमान है तो मोदी है। अगर मुसलमान नहीं होता ना इस देश में, तो आज मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनके नहीं बैठे होते, क्योंकि वो अगर इस देश में प्रधानमंत्री बने हैं तो मुसलमानों से नफरत करके, उनके खिलाफ षड्यंत्र रच के, हिंदू मुसलमान को लड़वा के तभी वो इस देश में प्रधानमंत्री बने, अदरवाइज उनके पास कुछ नहीं है। क्या कहना चाहेंगी आप मोदी जी से और देश की जनता से? देखिए, मैं मोदी जी से बस इतना कहूंगी कि आप प्रधानमंत्री पद पर हैं, हम बहुत इज्जत करते हैं उस पद की, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको देश चलाने के लिए देश की जनता ही चुनती है। तो आप प्लीज उस पद की गरिमा रखिए, उस पद की मर्यादा रखिए। और देश की जनता, हमें आपसे कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं है। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं और आपका बहुत हम सम्मान करते हैं इस बात के लिए, क्योंकि आप देश का प्रधानमंत्री आप हैं। तो मैं ये कहूंगी कि अगर आप सचमुच देश को प्यार करते हैं तो देश को बांटना बंद कर दीजिए, हिंदू मुसलमान से हट के बात कीजिए, आपको हर कोई सुनेगा, मैं भी सुनूंगी। देश की जनता से क्या कहना चाहते हैं? और देश की जनता से मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगी कि देखिए, ये जो आप सरकार कैसे काम करेगी, सरकार अच्छा करेगी या नहीं करेगी, ये आपके हाथ में शायद ना हो, लेकिन सरकार चुनना आपके हाथ में है। आप पिछले 10 सालों से आपने एक पार्टी को मौका दिया, उस पार्टी के बारे में सोचिए कि उस पार्टी ने आपको क्या दिया।
क्या आपके घर में मैं अभी आप जैसे ये बोलते हैं ना कि लोगों को रोज़गार दिए हैं, मैं आपसे एक बात आज बोलती हूँ, अगर आप कांग्रेस के टाइम की बात कर रहे हैं ना, तो कांग्रेस के टाइम में एक आदमी कमाता था और फैमिली के 10 लोग खाते थे, और आज 10 लोग कमाते हैं और उसके बावजूद फैमिली नहीं चल पाती। तो ये भूलिए मत भूलिए कोविड को, मत भूलिए इस देश की मॉब लिंचिंग्स को, मत भूलिए देश की बेटियों के साथ जो आपराधिक मामले हुए हैं, जिस तरह से रेप हुए हैं, मत भूलिए हाथरस को, मत भूलिए गोरखपुर को, जहां पर डॉक्टर कफील ने उन बच्चों को बचाया था, सिलेंडर की कमी से आप ही के बच्चे मरे थे। तो मत भूलिए, आपको इस देश में आज मैं ऐसा फील करती हूं कि आप ये मत सोचिए आपको किसको जिताना है, आप बस ये सोचिए अब आपको किसको हराना है। आपको उस इंसान को हराना है जिस इंसान ने आपको कभी अपना समझा ही नहीं, वो सिर्फ मुंह से बोलता रहा कि वो आपका परिवार है, लेकिन उसका असली परिवार अंबानी और अदानी है। और दूसरा मैं ये कहूँगी, देखिए देश में मोदी जी के खिलाफ जो है वो इंडिया खड़ा है, इंडिया गठबंधन सरकार। तो मैं सबसे ये अपील करूंगी कि जब वो वोट देने के लिए जाएं, तो अगर क्योंकि बहुत सारी सीटें हैं जहां से आम आदमी पार्टी के लोग खड़े हैं, बहुत सी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के लोग खड़े हैं, क्योंकि उनका गठबंधन है। तो जब आप देखते हैं कि वहां पर कांग्रेस का बटन है, तो आप कांग्रेस में दबाइए, अगर प्रत्याशी वहां का कांग्रेस का है। अगर आपको दिखता है आम आदमी पार्टी का है या अखिलेश यादव की पार्टी का है, तेजस्वी यादव की पार्टी का है, तो आप वहां पे बटन दबाइए। बीजेपी पे बटन या नोटा पे आप बटन मत दबाइए, वोट जरूर कीजिए, सरकार चुनिए, मौका दीजिए। अगर आप 10 साल आपने उनके ऊपर विश्वास किया है, तो मैं समझती हूँ जो आदमी भारत जोड़ो यात्रा में लगा हुआ है, जो आदमी अरविंद केजरीवाल जिसने आपको फ्री बिजली दी, फ्री पानी दिया, आम आदमी के बारे में सोचा, एक बार उनको मौका देके देखिए ना।